श्री गुरु गोरक्षनाथ। देखिए फ्रेंड, ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सीरीज का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपके हैं। और इसमें कुल 8 से 10 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे चैप्टर पे चलता हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको क्लास 9th में वापस ले जाता हूँ और वहीं से ये सब चीज़ों को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसमें आपने एनर्जी जो नाम है वो ज़रूर सुना होगा और उसकी जो डिफिनीशन है वो आपने याद की होगी या पढ़ी भी होगी कि एनर्जी क्या होती है। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम वर्क कहते हैं। और साथ ही साथ आपने टाइप ऑफ वर्क भी पढ़े होंगे, सॉरी, टाइप ऑफ एनर्जी भी पढ़े होंगे बहुत। तो कौन कौन सी एनर्जी मोस्टली पढ़ी होगी आपने? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी होगी, याद करिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लाइट एनर्जी आप क्लास 10th में लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ही। हीट एनर्जी का नाम सुना होगा, न्यूक्लियस एनर्जी के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा लास्ट 9th क्लास में। ऐसे ही केमिकल एनर्जी पढ़ी होगी आपने। तो कहा जाए तो एनर्जी क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और उसके बहुत से टाइप होते हैं, ठीक है। उसी टाइप ऑफ एनर्जी में एक टाइप होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो मैं उसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। देखिए, अगर आपने क्लास 9th में एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा तो मैं बाकी सब तो मिटा दे रहा हूं। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअल में कहूं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं होते हैं, एक टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था क्या? mgh। आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे ही होंगे। अच्छा, अगर आप ध्यान से समझिए तो इन ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए तो दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि दोनों फॉर्मूले में मास वो कॉमन है, ठीक है ना। मास क्या होता है? किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मास की वजह से, देखिए, काइनेटिक एनर्जी भी किसकी वजह से मिल रहा है? मास की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी वजह से है? मास की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि मास की वजह से या मास के कारण जो एनर्जी हमको मिलती है ना, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। या मैं इसको दूसरी भाषा में समझाऊं तो एक ऐसी एनर्जी जो मास से एसोसिएट होती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। सेम इसी सेंस में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो जैसे कि मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है मास, ऐसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं चार्ज। आगे हम चार्ज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी आप समझिए। तो जैसे मास मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ऐसे ही चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो मास की वजह से हमको कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी सेंस में एक ऐसी एनर्जी, देखिए लिखा है ना, एन एनर्जी विच एसोसिएटेड टू चार्ज, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें चार्ज के कारण या चार्ज की वजह से मिलती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो आप समझिएगा कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं चार्ज की वजह से, चार्ज क्या है? मैटर की एक प्रॉपर्टी। सो देखिए लिखा हुआ है ऑल नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू चार्जेस, यानी चार्ज की वजह से जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उन सारी फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना या चार्ज की वजह से फिनोमिना कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? तो सबसे जो सिंपल या नॉर्मल एग्जांपल होता है वो हमारे घर में आने वाली जो बिजली है, यानी जिससे हम फैन, एसी, कूलर, टीवी चलाते हैं, वो चार्ज की वजह से ही तो मिलते हैं। तो चार्ज की वजह से एक फिनोमिना हुआ, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो जो आसमान में जब बादल गरजते हैं या जब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने का जो कारण होता है ना, वो चार्जेस की वजह से ही होता है। तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है ना? तो चार्ज की वजह से जो जो फिनोमिना आपको अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं, उन सभी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब जो हमारे नेचर में चार्ज हमको दो कंडीशन में देखने को मिलते हैं। पहला कंडीशन तब कि चार्ज जो है वो रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, ठीक है। एक कंडीशन ये होगा कि चार्ज जो है वो मोशन में हो या मोटिव चार्ज हो। मोटिव चार्ज मतलब मोटा चार्ज नहीं, मोटिव चार्ज मतलब मोशन में हो, ठीक है ना। तो चार्ज हम दो कंडीशन में अपने नेचर में पा सकते हैं, एक तो रेस्ट चार्ज और दूसरा है आपका एक ऐसा चार्ज जो मोशन में है। तो देखिए रेस्ट चार्ज की वजह से जो जो इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना होती है, उन सभी इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम याद रखिएगा, ठीक है। और मोशन करते हुए चार्ज की वजह से जो जो फिनोमिना हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। क्लियर होगा बात? अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल थंडर स्टॉर्म। जो बिजली आकाश में चमकती है, वो एक्चुअली में रुके हुए चार्जेस की वजह से ही मिलती है या दिखाई देती है। तो उस फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका एक अच्छा एग्जांपल, चूंकि ठंड चल रही है तो अगर आप महसूस करिएगा, तो जब आप स्वेटर काफी देर तक पहने रहते हैं, ऊन वाला स्वेटर, और उसको काफी देर तक पहनने के बाद रिमूव करिए, तो आपको एक एक पर्टिकुलर आवाज सुनाई देगी, चट चट टाइप की। तो वो जो फिनोमिना होता है ना, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ही होता है, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसे चार्ज जो रुके हुए हैं। दूसरा है आपका एक ऐसा चार्ज जो मोशन में हो। तो मोशन वाले चार्ज की वजह से जो फिनोमिना होते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके क्या एग्जांपल हैं? तो इसकी ये सारे एग्जांपल हैं जो आपके घर में बिजली चलती है, यानी कि जो करंट होता है ना, वो सब जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे दो बातें और आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, तो आपको इतनी बात समझ आएगी, एनर्जी, एनर्जी से आप समझ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गए आप इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की, कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ड्यू टू रेस्ट चार्ज, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ड्यू टू मोटिव चार्ज, यानी कि चार्ज इन मोशन। देखिए, एक नाम आपके सामने बार बार आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन, और एक नाम आएगा आपका इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी। अब ये दो चीजें क्या है, आप नोट डाउन कर लीजिए, बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज की इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए, कोई बॉडी अगर है, ठीक है ना, पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी क्या होती है, पहले ये समझिए। देखिए, अगर कोई बॉडी में चार्ज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर किसी बॉडी में मान लीजिए मार्कर है और इस मार्कर में अगर चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, तो ऐसी बॉडी को, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, ऐसी बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाइंग बॉडी कहेंगे। क्लियर है? दूसरा चीज आता है नाम इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक मेथड है, मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी जिस मेथड का यूज करके आप इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन करने के तीन मोटे मोटे तरीके होते हैं। एक होता है फ्रिक्शन मेथड, मतलब इस बॉडी को अगर मैं रब करूं, तो ये जो बॉडी है ना, एक्चुअल में ये चार्ज हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस बॉडी में क्या आ जाएगी? चार्ज की प्रॉपर्टी। एक होता है कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। और एक होता है आपका इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड आजकल आप मोबाइल में देखते होंगे कि मोबाइल में पहले क्या होता था कि मोबाइल में वायर टच कर रहे थे तो चार्ज होता था बॉडी, बट आजकल चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस रख दीजिए, ठीक है ना, कांटेक्ट नहीं रहता किसी वायर का। तो बिना टच किए एक बॉडी से दूसरे बॉडी, मतलब बॉडी को चार्ज कर देना,
ठीक है ना। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो आई होप कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। देखिए, इन सारी चीज़ों से जो चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि भाई अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली चीज़ क्या होगी, वो है हमारा चार्ज। इस चार्ज को हमें समझना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये चैप्टर आगे चल पाएगा। देखिए, चार्ज को समझना इतना आसान भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट क्लास 10th में आपको मैं एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराऊंगा या फंडामेंटल डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं चार्ज को, उसको हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं जिसका नाम है चार्ज। चार्ज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने एक बेसिक बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मासिव मैटर। तो किसी मासिव मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल लाइक अ मास। जैसे मास किसी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से चार्ज भी जो है किसी मासिव मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। याद रखिएगा, मासिव मैटर होना चाहिए। अगर कोई मैटर जिसमें मास नहीं है, उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो एक मासिव मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसके कारण लिखिए, लिखा है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना देखने को मिलती है नेचर में। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि चार्ज एक मासिव मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से या ड्यू टू चार्ज हमें नेचर में इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना देखने को या एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात थी चार्ज के बारे में। एक चीज याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता चलूं, चार्ज कोई बॉडी नहीं होती, चार्ज कोई चीज नहीं होती, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं एक बॉडी ले लूं, तो ये एक बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी का मास होगा, तो मास कोई चीज नहीं है, मास क्या होता है, इस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। उसी तरह से इस बॉडी में जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज भी एक इस बॉडी की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज को, ये चीज याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज को हमेशा नॉर्मली स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, चार्ज को क्यू से नहीं रिप्रेजेंट किया था, अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मास को हम एम से रिप्रेजेंट नहीं करते, अमाउंट ऑफ मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज इट इज, चार्ज को हम क्यू से नहीं रिप्रेजेंट करते, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए, इसकी डिस्कवरी चार्ज के बारे में जो पहली बार डिस्कवरी हुई थी या जिसने पहली बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, वो थे आपके बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है ना, आप तो जानते ही होंगे, इतिहास आप लोग का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेचर में इन्होंने ही कहा था कि नेचर में हमें दो टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो नेचर में दो टाइप के होंगे। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, इसके लिए इन्होंने दो बातें भी बताई कि नेचर में देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक पास रहेंगे तो उनमें सॉरी उनमें रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। दो निगेटिव चार्ज अगर एक साथ रहेंगे तो भी रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, अगर दो अपोजिट चार्ज एक साथ रखे होंगे कुछ दूरी पर, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो नेचर में अट्रैक्टिव होगा। ठीक, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इन सारी बातों को बताया था। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो आपको एकदम याद रखनी है कि नेचर में जो सबसे फंडामेंटल, मतलब नेचर में इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर हमेशा चार्ज अवेलेबल होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये जो बॉडी है ना, नॉर्मल मार्कर है, ये पूरी पूरी बॉडी है, जरूरी नहीं कि इस पे हर समय चार्ज हो सकता है इस पे कभी कभी चार्ज ना भी हो, ठीक है ना। इसमें हम चार्ज डेवलप करेंगे किस मेथड का यूज करके, इलेक्ट्रिफिकेशन का। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पर हमेशा चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर रहता है, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। अच्छा, कुलम क्या है, तो कुलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, क्लियर है। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेचर में एक तरह का निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे हमेशा चार्ज अवेलेबल होता है, इस पे चार्ज हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन पे भी उन्होंने बताया कि प्रोटॉन पे भी हमेशा चार्ज अवेलेबल होगा, लेकिन कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, लेकिन नेचर वाइज प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, हमेशा होगा, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। किसी बॉडी पे चार्ज का जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसको आप खत्म कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे दो पार्टिकल हैं जिसपे आप कभी भी चार्ज, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो कूलम का चार्ज होता है। तो सी जो मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली में वो चार्ज की यूनिट है, सी फॉर कूलम, ठीक है ना। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है। अच्छा, ये इतनी बातें तो थी, इसके अलावा भी कुछ बातें उन्होंने बताई चार्ज से रिलेटेड। देखिए उन्होंने कहा है किसी बॉडी पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है अगर उसको आपने कैलकुलेट करना है तो आपको ये जानना होगा कि उस बॉडी में कितना एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अगर किसी बॉडी पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल टू एन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बट ये अभी आपको नहीं समझना है, क्लास 10th में जब आप 12th में जाएंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझनी है। तो इसमें Q क्या है, Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, N क्या है, N जो है वो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, क्लियर है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ही सेम एज इट इज आप चाहें तो एक फार्मूला और लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू एन ई की जगह आप एन पी प्लस। तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि देखिए ई पे जो माइनस लगा या पी पे जो प्लस लगा हुआ है उन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम ही होती है, क्लियर है जी।
आगे न्यूमेरिकल से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश और अच्छे से करेंगे। तो आप बस इतना याद रखिए कि n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और E पे माइनस या E पे जो P पे प्लस लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे अमाउंट ऑफ चार्ज है, और P जो है वो एक प्रोटॉन पे अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात आप और याद रखिए कि देखिए, चूंकि चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलम होती है, तो क्वेश्चन आता है कि एक कुलम में, वन कुलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन ही यहाँ से अराइज हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कुलम। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए। सो आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन। ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट है, 1 कूलम। एन ही तो आपको कैलकुलेट करना, क्योंकि एन जो है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही तो हमको कैलकुलेट करना है, तो वो तो पता ही नहीं है। और ई पे माइनस क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन पर अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसका अमाउंट कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। सॉल्व कर जाइए यहाँ से, अगर आप n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे आफ्टर कैलकुलेशन, सो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में, मतलब एक कूलम चार्ज होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों की आपको जरूरत पड़ती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो ये नंबर आप याद रखिएगा। अगर आपसे कोई डायरेक्ट कोई पूछे कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए एक चीज और कि एक बात और कि नॉर्मली जो एटम होते हैं ना, जो आइसोलेटेड एटम, मतलब एक ऐसा एटम जो बिल्कुल अकेला हो, उसको कोई किसी भी तरह का फोर्स या किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना पैदा किया जाए। नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मल जो एटम होते हैं, मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एटम लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ये एक्सेट्रा, जो बेसिक एलिमेंट ऑफ एटम होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में या आइसोलेटेड कंडीशन में उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपस में बराबर हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज होने के लिए, किसी भी एटम पे या बॉडी में चार्ज होने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए या फिर प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है तब वो बॉडी या वो एटम चार्ज होगा, या फिर प्रोटॉन कम या ज्यादा है तब वो बॉडी चार्ज या एटम चार्ज होगा। तो अगर मैं एटम की बात करूं, तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि वो जो एटम है वो निगेटिव चार्ज एटम है। ठीक है, या अगर कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है या प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, तो वो एटम या फिर वो बॉडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगी। फिर है, या अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, या किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा या प्रोटॉन कम है, तो वो बॉडी हमेशा निगेटिव चार्ज होगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये बात हमेशा निकल के आएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये एक बॉडी है, ये बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है, तो न्यूट्रल कंडीशन का मतलब आप यही निकालिए कि इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो बराबर है। अब आपसे कहा गया कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, तो आप कॉमन से सोच बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन
चूंकि बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। तो ज़्यादा कौन हो जाएगा? प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस बॉडी में चूंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो आप ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? तो ये बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। ऐसे ही कहा जाए कि किसी कारण से इसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो अगर 4-5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन कम हो गए, तो अब ये बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। और आप ये भी जानते हैं कि एटम जो उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल नहीं होते हैं, उन्हें हम चार्ज एटम कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि एक ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते होंगे, उन्हीं को हम चार्ज एटम या फिर हम आयंस कहते हैं। यानी कि हम चार्ज एटम को दूसरी भाषा में आयंस भी कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एनायन और दूसरे होते हैं आपके कैटायन। लेकिन ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि एनायन किस चार्ज एटम को कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा या जिसमें प्रोटॉन कम होगा। तो आप ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी चार्ज से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर तो देखिए, अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो देखिए चार्ज से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट या बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट साथ में इंक्लूड होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो हमको चार्ज के साथ साथ ही इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप हमें इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले जो वर्ड है करंट, उसको समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि करंट क्या होता है, करंट किसे कहते हैं। तो देखिए, करंट का मतलब फ्लो ऑफ समथिंग होता है। फ्लो ऑफ समथिंग, कोई भी चीज जो कि फ्लो कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब कोई चीज कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है ना, तो इस फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। जैसे पानी जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहती है, फ्लो करती है, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं करंट। चूंकि वाटर है इसलिए नाम देते हैं वाटर करंट। ठीक है, ऐसे ही एयर, हवा जो होती है एयर, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उड़ती है, फ्लो करती है, तो इस फिनोमिना को भी हम लोग कहेंगे करंट। लेकिन चूंकि एयर है तो इसलिए हम नाम देते हैं एयर करंट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। उसी सेंस में नाम आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कोई ना कोई चीज फ्लो कर रही होगी। तो इसमें क्या फ्लो करता है कि अगर चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने लगे, तो जैसे ही फ्लो किया क्या कहलाया? ये करंट। और चूंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं और चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, याद आ रहा है इलेक्ट्रिक, तो इसीलिए नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज की वजह से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? अब बात आता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिर किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी क्या होता है? तो देखिए, जब हम फ्लो ऑफ चार्जेस का टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी, तो टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं
कि फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला बन जाता है आपका। बहुत इजी चीज है। यहाँ से मैं इस फॉर्मूले से थोड़ा सा एक बात और निकाल देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से आप कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई टी भी होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत काम आता है ये, क्योंकि अगर आपने 10 मिनट पहले ही देखा होगा तो Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है, तो एन ई इज इक्वल टू आई टी भी हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले से भी आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई टी अपॉन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि भाई ये अगर इलेक्ट्रिक करंट है जिसका फॉर्मूला क्यू बाई टी होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसकी यूनिट बहुत इजी निकालना। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट की यूनिट है वो होती है कूलम पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जिसको कि हम नॉर्मली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत बार पढ़ चुका होगा आपने। क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इसका यूनिट एम्पियर है तो फिर 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है। माफ कीजिएगा। तो देखिए 1 एम्पियर वो इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर जाता हो, तब हम कहते हैं कि इस वायर में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आप, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो फ्रॉम 1 point to another point in 1 second, then the amount of electric current is 1 ampere in this wire, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि फिर 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते होंगे? अगर इस वायर में 1 एम्पियर का करंट है और मान लीजिए कि इसमें जो करंट है वो 1 एम्पियर है, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे? तो अभी मैंने 10 मिनट पहले बताया था कि एक कूलम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर वो इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हर सेकेंड, एवरी सेकेंड 6.25 इंटू पावर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इतना ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक फ्लो करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ और भी परिभाषाएं हैं बट वो हायर क्लासेस के लिए हैं, आपके लिए नहीं है, ठीक है। कोई इस पे ब्लेम ना करे कि मैं क्या समझा रहा हूँ। खैर, तो ये इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी समझनी। आप चाहें तो इस चीज को फ्लो लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात और रह जाती है आज की वीडियो में जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, वो मुझे बताना जरूरी है। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी है ना, देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो स्टडी है वो हम सर्किट में 2 तरह से करते हैं, या ऐसा हम मानते हैं कि किसी सर्किट में 2 तरह से इलेक्ट्रॉन, 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। होता तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट एक ही है, लेकिन हम उसकी स्टडी अपने समझने के लिए 2 तरह से करते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन करंट। देखिए
हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, कभी हायर क्लासेस में करी जाएगी वो अलग मैटर है, बट हम जब भी सर्किट के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो हमेशा हम कन्वेक्शन करंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कन्वेक्शन करंट क्या होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कन्वेक्शन करंट का मतलब, अगर कोई एक बैटरी है, ठीक है ना, तो आप ये जानते होंगे बहुत छोटी सी बात कि बैटरी के दो पोजीशन होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। कभी अगर आपने बैटरी या सेल देखी हो, ऐसे आपके घर में एक सेल होती होगी जो रिमोट में लगी होती होगी, तो ये वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव होता है और पीछे वाला जो हिस्सा है वो तो निगेटिव होता है। तो हमेशा ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाते हैं। तो ये देखिए चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्जेस के इस फ्लो को, जिसमें हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं, इसी इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है। बट ये आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस फॉर इंफॉर्मेशन बता दिया, आपके बोर्ड या 10th लेवल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी सर्किट आएगी उसमें करंट का डायरेक्शन आप कैसे दिखाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ इसमें और अच्छा करना है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको क्वालिटी दे पाऊँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक। कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट और वोल्टेज के बीच में जो कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट में यूज होने वाले कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो कल की वीडियो में ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर टाइम भी मिला तो हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।